गाइज आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो माइटोटिक फेज के अंदर जो सीडीके होता है यानी कि एमसीडीके होता है। और एमसीडीके कौन सा है याद आ रहा होगा, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जब कोई भी सेल एम फेज के अंदर या फिर G2 फेज के अंदर होती है तो वहां पर जो साइक्लिन काम करता है वो साइक्लिन B होता है। और अगर CDK को देखने की कोशिश करें तो CDK 1 काम करता है, यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 चाहिए होता है जब कोई भी सेल G2 और M फेज के अंदर होती है। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये जो CDK1 है यानी कि MCDK है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं साइक्लिन B को कि भाई ये M साइक्लिन है। यानी M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, माइटोटिक वाली फेज को, माइटोसिस को। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये जो MCDK होता है ये किस तरीके से एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे देखने की कोशिश करो कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे कि मान लो भाई कोई एनिमल सोमेटिक सेल है और उस एनिमल सोमेटिक सेल के अंदर सबसे पहली जो फेज स्टार्ट हुई थी वो G1 फेज स्टार्ट हुई थी। और उस G1 फेज के अंदर सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो ये की थी कि भाई जब कोई भी सेल G1 फेज के अंदर होती है तो G1 फेज के अंदर एक स्टार्ट पॉइंट होता है। और ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है, इस स्टार्ट पॉइंट को एनिमल सोमेटिक सेल के अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। और वो जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनको हम माइटोजेंस नाम देते हैं। कौन कौन से माइटोजेंस थे भैया, सच एज EGF था यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। दूसरा हम लोग PDGF देखे थे यानी प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आज के वीडियो को कोरिलेट करना है पीछे वाले वीडियोस के साथ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स, वरना सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। G1 फेज के अंदर CDK4 किस तरीके से एक्टिवेट होता है, और जब CDK4 एक्टिवेट हो जाता है तो वो CDK4 जा करके किस तरीके से रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन करा देगा। और रेटिनोब्लास्टोमा किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन उसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी एकमात्र कमजोरी होती है फॉस्फोराइलेशन। याद आ रहा होगा कि जब हमारा साइक्लिन D और CDK4 का कॉम्प्लेक्स G1 फेज के अंदर एक्टिवेट हो जाता है तो एक्टिवेट होने के बाद क्योंकि CDK भी काइनेज है वो जा करके रेटिनोब्लास्टोमा की वॉट लगा देता है। और वॉट कैसे लगती है कि रेटिनोब्लास्टोमा कहता है, रेटिनोब्लास्टोमा की केवल एक ही इच्छा कि भाई मेरे साथ सब हो पर मेरा फॉस्फोराइलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा CDK4 होता है G1 फेज के अंदर, ये क्या करता है, रेटिनोब्लास्टोमा के ऊपर जाकर के फॉस्फोराइलेशन करा देता है। तो आगे की प्रोसेसिंग किस तरीके से चलती है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं देन जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो, जिसमें हम लोग CDK4 के एक्टिवेशन को डिस्कस किए हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग किए थे कि किस तरीके से ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये RTK सिग्नलिंग को ऑन कर देते हैं। और जैसे ही RTK सिग्नलिंग ऑन होती है वहां पर एक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम RAS मैप काइनेज पाथवे बोलते हैं। और वो जो RAS मैप काइनेज पाथवे होगा उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि भाई एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन जाएगा, और उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम क्या था, c-MYC ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ये G1 फेज के साइक्लिन D की सिंथेसिस को इंड्यूस कर देता है, इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन D। और जब साइक्लिन D की सिंथेसिस इंड्यूस हो जाती है तो अब एक चीज और दिमाग में भर लो या फिर भर चुके होंगे
कि ये जो साइक्लिन्स होते हैं दे आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। इसका मतलब ये है कि ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है सेल के अंदर, सेल साइकिल के अंदर जितने भी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए। यानी कि सीडीके काम नहीं करेंगे अगर ये साइक्लिन डी नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि CDK4 काम नहीं करेगा जब तक कि ये साइक्लिन डी जा करके उसके साथ इंटरेक्ट नहीं हो जाएगा। तो आगे क्या होता है कि जैसे ही ये साइक्लिन डी बन जाता है, सी में किसकी सिंथेसिस को इंड्यूस कर देता है, तो G1 फेज के अंदर हमारा ऑलरेडी CDK4 प्रेजेंट है, लेकिन ये CDK4 मरा हुआ होता है, यानी ये कंप्लीटली इनएक्टिव होता है। और ये एक्टिव कब होगा, जब ये साइक्लिन डी आकर के इसके ऊपर चिपक जाएगा या फिर इससे इंटरेक्ट करेगा। ये गोले वाला मान लो ये साइक्लिन डी है, और जैसे ही ये इंटरेक्शन होगा अभी भी CDK4 कंप्लीटली एक्टिव नहीं हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली एक्टिव तब होगा जब इसी फेज के अंदर एक एंजाइम आता है CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, और ये एंजाइम आ करके क्या करता है, इस CDK4 के ऊपर फॉस्फोराइलेशन करा देता है। अब फॉस्फोराइलेशन हुआ नहीं इस CDK4 का, और ये जो है कॉम्प्लेक्स फुल्ली एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फुल्ली एक्टिव हो जाएगा, ये जा करके, क्योंकि CDK4 भी एक काइनेज है, जा करके रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे क्या होता है रेटिनोब्लास्टोमा के फॉस्फोराइलेशन के बाद, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दैट पार्ट, देन जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो, जिसमें हम लोग G1 फेज रेस्ट्रिक्शन पॉइंट डिस्कस किए हैं, RTK सिग्नलिंग कैसे ऑन होती है। जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो। फिलहाल के लिए ये समझो कि भाई G1 फेज के अंदर ये जो स्टार्ट पॉइंट है, इस स्टार्ट पॉइंट का एक्टिवेट होना जरूरी है इन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स या फिर प्लेटिलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स से, क्योंकि अगर ये स्टार्ट पॉइंट एक्टिवेट नहीं होगा तो ये जो सेल है ये G1 फेज से निकल करके अगली फेज यानी कि S फेज में एंटर नहीं करेगी, ये कहीं और ही चली जाएगी, किसी और ही फेज में एंटर कर जाएगी, यानी कि G0 फेज में एंटर कर जाएगी। तो ये G0 फेज के अंदर एंटर हो जाती है। लेकिन अगर हमारे स्टार्ट पॉइंट के लिए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स या फिर प्लेटिलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इस स्टार्ट पॉइंट को कंट्रोल करने वाले माइटोजेंस अगर एनिमल सोमैटिक सेल के अंदर हैं, तब ये जो सेल होगी ये G1 फेज से निकल करके दूसरी इंटरफेज की फेज में एंटर हो जाएगी, यानी कि S फेज के अंदर। और S फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है सेल साइकिल की, क्योंकि सेल साइकिल का पर्पस क्या था? सेल साइकिल का पर्पस ये था कि अल्टीमेटली हमारा जो सेल है उसका डुप्लीकेशन होना चाहिए, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन होना चाहिए, और एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनने चाहिए। तो वो जो पर्पस होता है वो अगर सारी फेजेस में देखें तो उस सारी की सारी फेजेस के अंदर एस फेज होती है, जहां पर क्रोमोसोम की डबलिंग होती है। और यहां पर जब क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाती है तो ये जो सेल है एनिमल सोमैटिक सेल एस फेज से निकल करके इंटरफेज की थर्ड और फाइनल फेज के अंदर एंटर करती है, जिसको हम G2 और गैप2 फेज के नाम से जानते हैं। और इस G2 फेज के अंदर क्या होता है कि जो M फेज के अंदर CDK चाहिए, CDK1 चाहिए, वो CDK1 का एक्टिवेशन किया जाता है। तो G2 फेज के अंदर वैसे कोई मेजर ऑल्टरेशन नहीं होता। यहां पर होता क्या है कि जो G2 फेज और M फेज के लिए CDK चाहिए होता है, यानी CDK1,
इस CDK1 का एक्टिवेशन होता है इस G2 फेज के अंदर, तो वो एक्टिवेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इधर एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई भी सेल, कोई भी एनिमल सोमेटिक सेल एस फेज से निकल करके G2 फेज में एंटर कर जाती है, और G2 फेज के अंदर भी जब वो लेट G2 फेज में होती है, यानी कि G2 फेज को कंप्लीट करके M फेज में एंटर करने वाली होती है, तो वहां पर होता क्या है, टॉपिक का नाम क्या है बताना। कितनी बार तो मैं आप लोगों ने बता चुकी, एक्टिवेशन ऑफ MCDK हम लोग देखने वाले हैं। और MCDK कौन सा CDK होता है, CDK1। तो इधर देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई भी एनिमल सोमेटिक सेल लेट G2 फेज में होती है, तो हमको पता है कि CDK1 ऑलरेडी G2 और M फेज के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन वो जो CDK होगा वो मरा हुआ होता है, यानी कि वो इनएक्टिव होता है, और उसको एक्टिव होने के लिए हमको साइक्लिन चाहिए, यानी कि उसका रेगुलेटरी प्रोटीन चाहिए। और अगर G2 और M फेज की बात करें तो यहां पर जो साइक्लिन काम करते हैं वो साइक्लिन होता है हमारा साइक्लिन B। तो यहां से स्टार्ट करो कि M फेज के अंदर, अभी M फेज के अंदर हम लोग हैं नहीं, कहां पर है हम लोग, लेट G2 फेज के अंदर, यानी कि ये हमारी एनिमल सोमेटिक सेल जो है इसको मान लो M फेज है। सही से चित्र बनाओ, बिकॉज बियोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, यू नो। सही से चित्र बनाओ। देखो इधर मान लो ये M फेज है और हमारी जो सेल है, और मान लेते हैं ये हमारी G2 फेज है, तो इस G2 फेज में भी अभी हमारी सेल इस वाले पार्ट में है, यानी कि G2 फेज खत्म होने वाली है, यानी कि लेट G2 फेज में है, और इसके बाद सेल सीधा माइटोसिस वाली फेज के अंदर एंटर होगी। हम यहां पर हैं, यहां पर हैं, M फेज की बात नहीं कर रहे, वी आर हियर, एग्जैक्टली हियर, लेट G2 फेज में। और जब हम लोग लेट G2 फेज में हैं तो G2 फेज के अंदर CDK होता है CDK1, और ये जो CDK1 है ये अभी इनएक्टिव है, ठीक है। अब इस CDK1 को एक्टिव होने के लिए हमको इसका रेगुलेटरी प्रोटीन चाहिए, और G2 फेज और M फेज के अंदर जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है वो होता है हमारा साइक्लिन B। तो होगा क्या कि उसी लेट G2 फेज के अंदर हमारा साइक्लिन B आएगा, और साइक्लिन B आकर के इस CDK1 से इंटरेक्ट करेगा। तो ये है हमारे CDK1 भैया, फिर से अब साइक्लिन B आकर के इससे इंटरेक्ट करेंगे, और जैसे ही ये इंटरेक्शन होगा अभी भी हमारा ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा, होगा नहीं होगा, ना 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 ना, बिल्कुल एक्टिव नहीं होगा। क्यों एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिव होने के लिए इस CDK1 के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होना जरूरी है, यानी कि फॉस्फेट का एडिशन होना जरूरी है। तो अभी भी ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, MCDK एंड साइक्लिन B कॉम्प्लेक्स, ऐसे लिख लो, साइक्लिन B कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स अभी भी इनएक्टिव है, नॉट कंप्लीटली एक्टिव, नॉट कंप्लीटली एक्टिव, नीचे लिख लो, अभी भी ये पूरे तरीके से एक्टिव नहीं है। और कंप्लीटली एक्टिव कब होगा, जब भैया ये CDK1 के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। और अब दिमाग में एक चीज भर गई होगी कि जहां पर भी फॉस्फोराइलेशन कराना हो वहां पर एक स्पेसिफिक तरीके के एंजाइम्स काम करते हैं, और वो जो एंजाइम्स होते हैं वो काइनेजेस होते हैं। और जहां पर भी फॉस्फेट का रिमूवल कराना हो, यानी डीफॉस्फोराइलेशन कराना हो, तो वहां पर जो एंजाइम काम करते हैं वो फॉस्फेटेजेस काम करते हैं। तो ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। अभी हमको क्या चाहिए
कि ये जो CDK1 है, इस CDK1 का फॉस्फोराइलेशन होना चाहिए, तो हमें कोई काइनेज की जरूरत पड़ेगी जो आ करके इस CDK1 का फॉस्फोराइलेशन करा दे। तो आगे क्या होगा कि एक एंजाइम आता है यानी कि CAK, और ये जो CAK एंजाइम होता है ये एक्टिवेटिंग काइनेज होता है। ठीक है, अभी बताएंगे ये एक्टिवेटिंग काइनेज, ये नई चीज क्या आ रही है। अब इसी स्टेप के अंदर क्या होता है कि जब ये CAK एंजाइम आता है यानी CDK एक्टिवेटिंग एंजाइम, लिख लो साइड में कि CAK का मतलब क्या है, CDK एक्टिवेटिंग एंजाइम, एक्टिवेटिंग एंजाइम। जैसे ही ये CAK आता है, इसी के साथ साथ एक इनहिबिटरी काइनेज भी आता है, और इनहिबिटरी काइनेज कौन सा वो देखो। दूसरा एक और एंजाइम आता है, एक और काइनेज आता है इसी के साथ, जिसका नाम है V1, और ये जो V1 होता है ये हमारा इनहिबिटरी काइनेज होता है। और इनहिबिटरी काइनेज एक्टिवेटिंग काइनेज का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो एक्टिवेटिंग काइनेज होंगे जब किसी भी मॉलिक्यूल पर जाकर के ये फॉस्फोराइलेशन करेंगे तो वो मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, लेकिन दूसरी तरीके के काइनेजेस यानी इनहिबिटरी काइनेजेस क्या करते हैं कि जहां फॉस्फोराइलेशन करेंगे वहां इनहिबिशन कर देंगे उसका। तो यहां पर दो ही चीजें होने वाली हैं कि भाई दोनों ही काइनेजेस हैं, और जब दोनों ही काइनेजेस आए हैं तो आकर के फॉस्फोराइलेशन किसका करेंगे, CDK का। तो यानी कि एक फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन होगा जो CDK को एक्टिव करेगा, लेकिन आकर के पीछे से V1 भी उस पर फॉस्फोराइलेशन कर देगा, और जैसे ही V1 फॉस्फोराइलेशन करेगा उस कॉम्प्लेक्स को बोलेगा रुको, अभी नहीं जाना है आगे, यानी आप रुक जाओ, इनहिबिशन हो जाएगा। तो आगे क्या होने वाला है, ये रहा लाल रंग से हमारा CDK1, समझ में आ रहा होगा। बट इफ यू गाइज स्टिल हैव सम क्वेरीज देन यू कैन पोस्ट देम ऑन माई email ID, कैन सेंड देम ऑन माई email ID। मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है वो email ID, तो आप लोग मुझे वहाँ अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और आप लोग कमेंट्स में भी मेरे को क्वेरीज भेज सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू देम। लेकिन मैंने कमेंट्स ना बंद किया हुआ है, लेकिन मेरे को दिखाई देता है, तो यू गाइज कैन लाइक कमेंट मी, ओके। तो इधर देखो क्या होगा, ये जो CDK1 है, अभी पहले इस कॉम्प्लेक्स को पूरा बना लो। साइक्लिन B को कहां छोड़ रहे हो, साइक्लिन B से चिपके हुए हैं तो चिपका दो इसको। अब क्या होगा, ये जो दोनों काइनेजेस थे ये जा करके फॉस्फोराइलेशन कर देंगे, जो एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन होगा वो थ्रियोनीन 161 अमाइनो एसिड रेसिड्यू पर होगा। तो ये पूछ लेते हैं प्रश्न, याद रख लेना कि ये जो CAK फॉस्फोराइलेशन कराएगा इस CDK1 के ऊपर, ये फॉस्फोराइलेशन हमारा एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन होगा, और ये थ्रियोनीन 161 अमाइनो एसिड रेसिड्यू पर होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें कि भाई दूसरा जो फॉस्फोराइलेशन ये V1 इनहिबिटरी काइनेज कराएगा, ये जा करके थ्रियोनीन 14 और टायरोसिन 15 पर फॉस्फोराइलेशन करा देगा। तो काले रंग से एक और फॉस्फोराइलेशन करा दो, और ये काला बिल्कुल काला है, यानी कि ये जा करके बंद कर दे रहा है इसकी प्रोसेसिंग को। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन होगा ये हमारा होगा कौन कौन से रेसिड्यूज पर, थ्रियोनीन 14 एंड टायरोसिन 15। ये बात पल्ले पड़ गई भैया। लेकिन अंतर क्या है कि ये इस वाले काइनेज ने यानी CAK काइनेज ने जो थ्रियोनीन 161 अमाइनो एसिड रेसिड्यू पर जाकर के फॉस्फोराइलेशन किया है, दैट इज काइंड ऑफ एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन।
लेकिन ये जो V1 ने कर दिया है ये इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन कर दिया है, तो अब ये अगर कॉम्प्लेक्स चाहेगा भी तो ये आगे की प्रोसेसिंग फर्दर लीड नहीं कर सकता। तो आगे की प्रोसेसिंग को लीड करने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई इस इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटाओ। अब मुझे एक बात बताओ कि एक चीज दिमाग में नहीं आ रही क्या आप लोगों के, कि भाई इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिव कराना था CDK1 और साइक्लिन बी को, ये V1 आकर के काम क्यों बिगाड़ रहा है? कोई रीजन होगा ना, ऐसी तो कोई चीज नहीं हो जाती है, बताना मुझे क्यों हो रहा है कि V1 क्यों आया है और V1 आकर के उखाड़ने क्या वाला है? डू यू नो? नहीं पता? लेट मी टेल यू। तो होगा क्या, होता क्या है कि ये जो V1 है, ये V1 आकर के इस कॉम्प्लेक्स को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। ध्यान से समझना। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है सोमेटिक सेल के अंदर, कि सेल को माइटोसिस में एंटर करा देता है। तो जो G2 फेज रुकी हुई होती है, M फेज में जाने से पहले कुछ टाइम के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि G2 फेज के अंदर एनिमल सोमेटिक सेल अपने आप को साइज में, अपने आप को वॉल्यूम में ग्रो करती है, यानी कि अपने आप को खिलाती पिलाती है, क्योंकि माइटोसिस वाली फेज में जाने के बाद उसे डिवाइड होना है, उसे एक सेल से 2 डॉटर सेल बनाने हैं। तो G2 अभी भी लेट G2 फेज में चल रहे हैं हम लोग। तो यहां पर ये जो V1 है ये आकर के क्या कर रहा है? इस कॉम्प्लेक्स को रोक रहा है कि भाई एनिमल सोमेटिक सेल में लेकर के मत जा, अभी एनिमल माइटोसिस वाली फेज में मत लेकर के जा अभी एनिमल सोमेटिक सेल को। क्योंकि अभी भी ये अंडर डेवलप्ड है, ये ग्रो नहीं हुई है पूरे तरीके से साइज और वॉल्यूम के अंदर। तो इसका जो पर्पस होता है V1 इनहिबिटरी काइनेज का, यही होता है कि ये यहां पर फॉस्फोराइलेशन कराता है, यानी CDK1 के ऊपर, और CDK1 के ऊपर इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है और ये सेल को माइटोसिस वाली फेज में एंटर नहीं करा पाता। तो सेल को टाइम मिल जाता है ग्रो करने का साइज में और वॉल्यूम में। तो यहां पर ये वाली बात भी लिख लो कि यहां पर सेल ग्रोज इन साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, सेल साइज में और वॉल्यूम में ग्रो हो जाएगी, और जब सेल साइज और वॉल्यूम में प्रॉपर तरीके से ग्रो हो जाएगी तो अब इस इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटाना है, क्योंकि हमको इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करना है, क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स इस सेल को माइटोसिस वाली फेज के लिए प्रिपेयर करेगा। तो हटाने के लिए फॉस्फेट को क्या चाहिए होता है? फॉस्फेटेज चाहिए होता है, क्योंकि फॉस्फेटेज जो होते हैं यही हमारे डीफॉस्फोराइलेशन कराते हैं। तो यहां पर जो फॉस्फेटेज काम करने के लिए आता है वो फॉस्फेटेज होता है हमारा CDC25 फॉस्फेटेज। ओके, CDC25 फॉस्फेटेज। और ये जो फॉस्फेट होता है ये क्या करता है? फॉस्फेटेज ये इस इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। तो नीचे इसका काम लिख लो, क्योंकि नाम से बड़ा है काम। लिखो कि रिमूवल ऑफ इनहिबिटरी फॉस्फेट। ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग थिंग्स, बट स्टिल अगर कोई क्वेरीज रह रही हैं तो बिना हिचकिचाहे यू गाइज कैन पोस्ट दोज क्वेरीज ऑन माई email ID. I'll try to reply them. I'll try to reply. Right? तो अब क्या समझ में आया कि भाई अब ये जो फॉस्फेटेज है ये आएगा और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर से ये जो CDK1 के ऊपर इनहिबिटरी फॉस्फेट है इसको रिमूव कर देगा। तो फिर से बनाओ, लाल रंग से CDK1 बनाओ,
लेकिन इसके बाद CDK1 खुश, CDK1 के साथ साइक्लिन बी भी खुश। और ये खुश क्यों हैं? क्योंकि कल क्रिसमस था ना, ये लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि ये इनहिबिटरी फॉस्फेट यहां से हट गया है। इसको हटा दो तो सिर्फ एक फॉस्फेट रह गया है जो कि एक्टिवेटिंग फॉस्फेट था, और वो जो फॉस्फेट था वो थ्रियोनीन 161 के ऊपर लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये फुल्ली एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फुल्ली एक्टिव होगा ये एनिमल सोमैटिक सेल को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। तो आगे क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स एनिमल सोमैटिक सेल को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर द सेल फॉर माइटोसिस। ठीक है जी। और जैसे ही सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होती है उसके बाद क्या होता है कि एनाफेज के अंदर साइक्लिन बी को इसके बाद देखो क्या होगा, सेल यहां पर माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो गई और ये कॉम्प्लेक्स G2 फेज से सेल को M फेज के अंदर धक्का दे देगा, और M फेज के अंदर एक फेज होती है हमारी एनाफेज। उस एनाफेज के अंदर क्या होता है कि एनाफेज के अंदर जो साइक्लिन था इस वाली फेज का, यानी माइटोसिस और G2 वाली फेज का, कौन सा साइक्लिन, साइक्लिन बी, वो साइक्लिन बी हमारा डिग्रेड कर दिया जाता है एक कॉम्प्लेक्स के द्वारा जिसको हम एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहीं पर ऐसे नोट बना करके लिख लो कि यहां पर एक मेजर स्टेप होता है कि साइक्लिन बी इज डिग्रेडेड बाय व्हाट, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही साइक्लिन बी डिग्रेड कर दिया जाता है तो साइक्लिन बी के बिना ये CDK फिर से इनएक्टिव, और ये जो सेल होती है ये माइटोसिस से एग्जिट कर जाती है। और जब ये माइटोसिस से एग्जिट कर जाती है तो एक सेल दो डॉटर सेल में, यानी कि यहां पर हमारे पास दो डॉटर सेल होती हैं, और इन दोनों डॉटर सेल में वापस से G1 फेज स्टार्ट हो जाती है, इंटरफेज की पहली फेज। लेकिन अब दो चीजें यहां पर समझ लेने वाली हैं कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि इस V1 के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो जाए, फॉस्फोराइलेशन हो जाए नहीं, इस V1 के ऊपर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। तो इधर देखने की कोशिश करो, अगर इस इनहिबिटरी काइनेज V1 के ऊपर म्यूटेशन हो जाए तो ये क्या कर रहा था, V1 फॉस्फोराइलेशन करा रहा था, इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन करा रहा था CDK1 का, और उस इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन का क्या रिजल्ट था कि भाई सेल साइज में ग्रो हो रही थी, वॉल्यूम में ग्रो हो रही थी, लेकिन अगर इसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो, इसके ऊपर म्यूटेशन हो जाए, सॉरी दो बार बोल दिया मैंने, तो अगर इसके ऊपर म्यूटेशन हो जाए V1 के ऊपर तो फिर CDK1 के ऊपर इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये सेल को लेकर के भाग जाएगा माइटोसिस के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम में सेल साइज और वॉल्यूम में ग्रो होनी चाहिए थी वो टाइम सेल को मिला ही नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स भगा करके माइटोसिस में ले गया उसको। तो इसके बाद जो हमारी डॉटर सेल्स बनेंगी वो बहुत छोटी छोटी डॉटर सेल्स बनेंगी, यानी कि टाइनी सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ने जा करके अर्ली माइटोसिस करा दिया है। पहली चीज ये समझ लो, और इधर लिखना चाहो तो यू गाइस कैन लाइक राइट दीज पॉइंट्स। अब वो क्या पॉइंट है, जगह बनानी पड़ेगी है, चलो बनाओ। तो पहली चीज लिखो कि अगर म्यूटेशन हो जाए V1 इनहिबिटरी काइनेज के अंदर, राइटिंग का चक्कर है ना आप लोगों के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। इनहिबिटरी काइनेज
तो अगर V1 इनहिबिटरी काइनेज के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ये कॉम्प्लेक्स लेकर के माइटोसिस में भाग जाएगा, यानी कि अर्ली माइटोसिस हो जाएगी, अर्ली माइटोटिक डिवीजन। और ये जो अर्ली माइटोटिक डिवीजन होगा ये क्या करेगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टाइनी सेल्स, छोटी छोटी डॉटर सेल्स बनेंगी, अंडर डेवलप्ड डॉटर सेल्स बनेंगी, फॉर्मेशन ऑफ टाइनी डॉटर सेल्स। ठीक है जी। एक और चीज समझ लो, और वो क्या है कि अगर CDC25 फॉस्फेटेज के ऊपर म्यूटेशन हो जाए तो उस केस में क्या होगा, सोच करके बताओ मुझे कि अगर म्यूटेशन हो जाए CDC25 फॉस्फेटेज के ऊपर तो क्या हो सकता है। CDC25 फॉस्फेटेज क्या कर रहा था, इस इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव कर रहा था। तो अगर इसके ऊपर म्यूटेशन हो जाएगी तो अब ये इनहिबिटरी फॉस्फेट रिमूव नहीं होगा, और अगर इनहिबिटरी फॉस्फेट रिमूव नहीं होगा तो सेल जहां पर ज्यादा देर नहीं रुकनी चाहिए थी, जहां पर ग्रो कर रही थी वॉल्यूम में और साइज में, फिर वो उस वाली फेज से निकल करके माइटोसिस में एंटर होने में उसको बहुत डिले हो जाएगा। और तब तक ये जो सेल होगी ये साइज में बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी होगी, तो अब बाद में माइटोसिस के जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो बहुत जाइंट डॉटर सेल्स बनेंगी, एकदम दानव के आकार की। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो CDK1 है वो इनहिबिट ही रह जाता है। तो पहली चीज लिखो इसमें कि CDK1 रिमेन्स इनहिबिटेड। और जब ये इनहिबिटेड रह जाता है तो हमारी जो अल्टीमेटली सेल्स हैं यहां पर बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगी, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि जाइंट डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। देख रहे हो विनोद, एक जगह पर म्यूटेशन होने की वजह से तो टाइनी सेल्स बन रही हैं, दूसरी जगह पर म्यूटेशन होने की वजह से दानव के आकार की सेल्स बन रही हैं। तो आज के लेक्चर को इधर ही खत्म करते हैं, और कल के वीडियो के अंदर हम लोग कुछ नया डिस्कस कर रहे होंगे। बट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, then do subscribe it. You can share these videos to your friends as well who are preparing for exams like CSIR, NET, GATE, Excel, GATE, BT, ICMR, JRF, DBT, JRF, BARC वाला पेपर, DU के MSc एंट्रेंसेस या फिर लाइफ साइंसेज वाले स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं। PhD एंट्रेंसेस के लिए भी आप पूछोगे क्यों के बिना तो आप लोग काम करोगे नहीं, क्योंकि इतना क्यों पढ़ते हो आप लोग, तो क्यों करोगे, पूछ रहे होगे कि क्यों करें हम ऐसा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो शेयर दीज वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एज वेल एंड जस्ट प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि कोई नई अपडेट आए तो आप लोग मिस ना कर दें, क्योंकि हम लोग सेल सिग्नलिंग भी इसी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, और सेल बायोलॉजी हमारा साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो हम लोग वहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन डिस्कस किए हैं, जहाँ पर दो तरीके के कंडक्शन हम लोग देखे हैं, कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन या डिसकंटिन्यूस कंडक्शन को सॉल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन लाइक नोइंग अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो आप लोग जा करके सेल बायोलॉजी वाला प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल है, आप लोगों को मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं और हम लोग कल मिलते हैं। बाय।